ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919, इसको एक नाम और है जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव, भारत सचिव अर्थात गृह सरकार में। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय, है ना। चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इन्हीं के समय में ये अधिनियम आया था। ठीक, इसके प्रमुख क्या थे? प्रमुख प्रावधान, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहले को राज्य परिषद कहा गया, मतलब केंद्र में क्या हुआ? केंद्र में द्विसदन, जैसे आज केंद्र में क्या होता है? 2 सदन होता है ना, क्या? राज्यसभा लोकसभा। इसी तरह वहां पर भी व्यवस्था द्विसदनी की गई। पहले को राज्य परिषद कहा गया, दूसरे को विधानसभा। राज्य परिषद और विधानसभा। जैसे आज 2 सदन है केंद्र में, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तो पहला परिवर्तन हुआ जो केंद्र में हुआ। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? राज्यों में। ठीक है, राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? लियोनेल कार्टिस को। द्वैध शासन का जनक लियोनेल कार्टिस। ठीक है, अगर जनक की बात आए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वैध शासन का जनक। ठीक है, और क्या परिवर्तन हुआ राज्यों में? राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन, मतलब कि जनता एक ही है और शासन 2 ग्रुप कर रहा है। ठीक है, तो दोहरा शासन आया कैसे? पहले विषय को 2 विषयों में बांटे गए। क्या? 2 विषय में बांटे गए। विषयों को किसमें बांटा गया? हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित, आरक्षित जो है ज्यादा महत्वपूर्ण विषय थे। और हस्तांतरित में कम महत्वपूर्ण विषय थे। ठीक है, इसका संचालन कैसे होता था? हस्तांतरित का, इसमें जो मंत्री होते थे, मंत्री ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसके प्रति? मंत्री जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। उन्हीं की सहायता से हस्तांतरित विषय का संचालन होता था। मंत्री कौन? जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, इन्हीं की सहायता से, मतलब गवर्नर और मंत्री, इनका संचालन, इस व्यवस्था का संचालन करते थे या शासन करते थे। ठीक है, दूसरा विषय क्या है? आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय थे। इनका संचालन कैसे होता था? गवर्नर होता था और उसकी कार्यकारी परिषद होती थी। कार्यकारी परिषद। ठीक, कहने का मतलब यह है कि चूंकि मंत्रियों में चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। ठीक,
तो उनको यहाँ पर भारतीयों का वो था, भारतीय भी थे, तो इसीलिए यहाँ पर कम महत्वपूर्ण विषय दिए गए, कम महत्वपूर्ण। और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर गवर्नर था और उसकी परिषद थी, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण दिए गए। ठीक, भले ही विधान परिषद का विस्तार हो रहा था, लेकिन अंग्रेज सरकार की एक कोशिश थी कि हमारा वर्चस्व बना रहे शासन पर, तो इसलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय अपने पास ही रखा। ठीक है, हस्तांतरित विषयों में अब कौन कौन से शामिल थे? शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन। क्या क्या? शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन। इसके अंतर्गत जैसे स्थानीय पंचायतें या पालिकाएं, इस टाइप के जितने भी थे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और साथ ही मनोरंजन, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन, ये सब इसके अंतर्गत आते थे। आरक्षित विषय के अंतर्गत रक्षा, विदेश मामले, आरक्षित में कौन कौन आते थे? ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब रक्षा महत्वपूर्ण है ही, विदेश मामले है ना, विदेश मामले, इसी तरह के जो अति महत्वपूर्ण विषय थे सब किसके अंतर्गत थे? आरक्षित विषय के अंतर्गत। ठीक है, आरक्षित विषय के अंतर्गत ये सारे मामलों का प्रशासन होता था। ठीक, इनका संचालन, आरक्षित विषयों का संचालन कौन करता था? गवर्नर और उसकी परिषद। ठीक, और अब अगला प्रश्न यह है, अगला तथ्य यह है कि ये जो विधान परिषद के सदस्य कितने प्रकार होते थे? ठीक है, ये 3 प्रकारों की विधान परिषद में व्यवस्था की गई थी। निर्वाचित, निर्वाचित मतलब जिनका चुनाव हुआ हो, निर्वाचित। फिर मनोनीत सरकारी, मनोनीत सरकारी, फिर मनोनीत गैर सरकारी, गैर सरकारी। ठीक है, ये 3 तरह के हुआ करते थे, 3 तरह के हुआ करते थे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, लगभग ये 71% थे। ठीक, और ये 18 और ये 11% लगभग, ठीक है, हुआ करते थे। यहां विधान परिषदों की स्थिति थी। ठीक, अब इसके अंतर्गत और क्या अधिकार किए गए, और क्या परिवर्तन किया गया? सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार का मतलब ये होता है कि मतदान का अधिकार तो दिया गया लेकिन सीमित था। ये नहीं कि हर व्यक्ति 18 साल का हो गया और उसको मतदान करने की अधिकार हो गया। ठीक, तो क्या हुआ? सीमित मताधिकार, मताधिकार। और अगला बात क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, हालांकि ये सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत 1909 के अधिनियम में ही हो गई थी, ये तो पता है ना। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत 1909 के अधिनियम में ही हो गई थी। ठीक, लेकिन इस अधिनियम में उसका विस्तार किया गया। विस्तार में क्या किया गया? इस सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। मतलब सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस,
मतलब इसका विस्तार किया गया। अब सिखों को भी मिलने लगा, ईसाइयों को भी, एंग्लो इंडियंस को भी, जबकि 1909 के अधिनियम में क्या था? हाँ, केवल मतलब मुस्लिम या कुछ और था, लेकिन जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल था सांप्रदायिक, उसमें मुस्लिम ही थे। ठीक है। फिर और क्या हुआ इसमें? इसके तहत क्या हुआ? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्या? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी इस अधिनियम में। इसी अधिनियम के तहत आगे चल करके लोक सेवा आयोग बना। ठीक है, लोक सेवा आयोग बना। और आज भी हमारे प्रत्येक राज्यों में लगभग राज्य लोक सेवा आयोग है, और केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग है ना। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। ठीक है। केंद्रीय बजट को पहले ये हुआ कि केंद्रीय बजट राज्य बजट साथ में ही है, तो इनको अलग कर दिया गया इसी अधिनियम में। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। वैधानिक आयोग से क्या मतलब है? इसी अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम की सफलता के लिए 10 वर्ष में एक आयोग गठित किया जाएगा। ठीक है। मतलब जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मतलब कि ये वैधानिक आयोग जांच करेगा 1919 के अधिनियम की सफलता से संबंधित या अन्य स्थितियों से संबंधित जांच करेगा, रिपोर्ट करेगा। ठीक। इस आयोग के 10 साल में गठित होना था, हालांकि उसके पहले ही हो गया साइमन कमीशन। ठीक है। साइमन कमीशन इसी के तहत गठित हुआ था। ठीक है। इसी के तहत गठित हुआ था। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या खास बातें समझ के आई? केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है। इसी आगे चल करके देखेंगे आप कि रेल बजट की शुरुआत वहीं से हो गई थी। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। लेकिन रेल बजट और आम बजट, ये दोनों स्वतंत्र भारत में भी अलग अलग होते थे। हालांकि मोदी सरकार ने दोनों बजट को संयुक्त कर दिया। किसको? रेल बजट, आम बजट। अब रेल बजट भी आम बजट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। पहले अलग था, पूरे कांग्रेस शासन में अलग था। ये मोदी सरकार ने क्या किया? दोनों को एक कर दिया। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार था। सीधी सी बात है, जो केंद्रीय विषय में होगा उसी की विधि निर्माण कौन करेगा? केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल क्या करता था? केंद्रीय विधानमंडल एक केंद्रीय विषयों से संबंधित विधि का निर्माण करता था। केंद्रीय विषयों से संबंधित विधि का निर्माण करता था। ठीक। परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को ही प्राप्त था। ठीक है। अंतिम निर्णय कौन करेगा? गवर्नर जनरल। अंतिम निर्णय विधि बनाओ, लेकिन जब तक हम अंतिम निर्णय नहीं करेंगे वो पास नहीं होगा। कौन करता था? गवर्नर जनरल। जैसे अभी भारत में राष्ट्रपति अंतिम निर्णय करते हैं,
लेकिन भारत में राष्ट्रपति एक प्रकार से सलाह मानते हैं, निर्णय नहीं। निर्णय स्वीकार करते हैं, सलाह को मानते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि सलाह राष्ट्रपति मानेंगे और निर्णय हो जाएगा। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि गवर्नर जनरल मानेगा ही। ठीक है, यह स्थिति थी। ठीक, प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण करने का अधिकार था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकार के कारण अत्यधिक सीमित थे। प्रांतों में क्या था, जो प्रांतीय विषयों पर थे, प्रांतों में प्रांतीय विषय, जैसे अभी होता नहीं राज्य सूची, तो समय भी था प्रांतीय विषय, तो इस पर विधि निर्माण का अधिकार था। लेकिन जो अभी गवर्नरों के जो अधिकार थे, उसके कारण ये अधिकार सीमित थे। क्या थे? सीमित थे। हर जगह गवर्नरों के अधिकार का विस्तार था लगभग, तो सीमित हो ही जाएंगे। ठीक, ये स्थिति थी 1919 के अधिनियम में। ठीक है, अब इसी के तहत थोड़ा सा हम साइमन आयोग को भी जान लेते हैं। साइमन आयोग क्या था? अभी जैसे हमने थोड़ी देर बताया कि इसमें यह व्यवस्था थी कि 10 वर्ष में एक वैधानिक आयोग नियुक्त होगा जो 10 वर्ष में अपना जांच रिपोर्ट सौंपेगा। तो उसी के तहत था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में हमें समझना। जैसा कि हमने कहा कि 10 वर्ष में वैधानिक आयोग, तो ये साइमन कमीशन इसलिए कहा गया कि जो साइमन थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? साइमन, इसलिए साइमन कमीशन कहा गया। ठीक है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में ये आयोग कितना था? 7 सदस्यीय। 7 सदस्यीय था। इसमें सदस्य थे। भारतीयों को इस पर आपत्ति क्यों हुई? क्योंकि ये 7 सदस्य में कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, ठीक, तो इनका काम था कि जो 1919 एक्ट है, इसके तहत सुधारों की समीक्षा करना। सुधारों की समीक्षा करना मतलब सुधार हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, किस स्तर तक हुआ, किस सुधार की जरूरत है, इन सारे विषयों पर इसकी समीक्षा करना था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने संभवतः भारतीयों को न शामिल किया हो, क्योंकि उसको तो केवल ब्रिटिश सरकार का हित देखना था ना। ठीक है, इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए, और ये कमीशन 1927 में गठित हो गया था। 1927 में गठित था। ये राजनीतिक कारणों से पहले ही समय 10 साल के पहले ही गठित कर दिया गया था। और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1930 में। 1930 में रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक, रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1930 में। ठीक है, बस इतना ही।